मैं 6 साल से पर्सनल ट्रेनर हूँ और मेरा पाला कई अजीब क्लाइंट से पड़ा है। बहुत ज्यादा जोश वाले नए लोग, जिद्दी वेट लिफ्टर जो सोचते हैं कि वो मुझसे ज्यादा जानते हैं, यहाँ तक कि कुछ अजीब लोग भी जो मेरी बेसिक दोस्ती को फ्लर्टिंग समझ लेते हैं। लेकिन कुछ भी रेचल जैसा बिल्कुल नहीं था। एक मंगलवार की सुबह वो बिना ऊपर देखे अंदर आई। उसने अपनी हुडी अपने चेहरे के चारों ओर कसकर खींची हुई थी, जैसे वो हवा से भी छिप रही हो। हाय, तुम रेचल हो ना? मैं डेरन हूँ, मैंने हाथ आगे बढ़ाते हुए उससे कहा। उसने हल्का सा सर हिलाया। उसकी आंखें मुझ पर ऐसी टिकी थी जैसे वो मुझे पढ़ रही हो। ठीक है, मैंने सोच समझकर जवाब दिया। चलो वार्म अप से शुरू करते हैं। जब वो ट्रेडमिल पर चल रही थी तो वो शीशे में मेरी परछाई को घूर रही थी। उसकी रफ्तार धीमी हो गई और उसकी सांसें कांपने लगी। फिर मैंने उससे फुसफुसाते हुए सुना, मुझसे नहीं बल्कि खुद से, तुम बिल्कुल उसके जैसे दिखते हो। बिल्कुल। मैंने ऐसा दिखाया जैसे मैंने सुना नहीं। शायद वो ब्लूटूथ पर बात कर रही हो। लेकिन 10 मिनट बाद उसकी फुसफुसाहट नरम टूटी हुई सिसकियों में बदल गई। मैं उसके पास गया। हे, तुम ठीक तो हो ना? उसने इतनी तेजी से मेरी तरफ सर घुमाया कि मैं चौंक गया। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। मेरा एक्स, तुम बिल्कुल उसके जैसे दिखते हो। वैसे ही गाल, वैसे ही आंखें, वो भी मुझे इसी तरह स्पॉट करता था। इससे पहले मैं कुछ रिएक्ट कर पाता, उसने मेरी शर्ट का अगला हिस्सा पकड़ा, दोनों मुट्ठियां कपड़ों में कसकर फंसा ली और मुझे अपनी तरफ खींच लिया। प्लीज प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, फिर से नहीं, प्लीज प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। रेचल, हे, तुम ठीक हो? चलो आज किसी दूसरे ट्रेनर को बुलाते हैं, ठीक है? उसने जोर से अपना सर हिलाया। नहीं, कोई और नहीं, सिर्फ तुम। और फिर उसका चेहरा दर्द से हटकर गुस्से में बदल गया, जैसे किसी ने लाइट का स्विच ऑन कर दिया। वो ट्रेडमिल से उतरकर चली गई। हुड हिल रहा था। वो कुछ बुदबुदा रही थी जो मुझे समझ में नहीं आया। लोग घूर रहे थे। एक आदमी ने उसे साइड के दरवाजे से भागते हुए देखने के लिए अपने ईयरबड्स निकाल लिए। मैंने मेलिसा, दूसरी ट्रेनर को इशारा किया और उसे कहा कि अगर रेचल वापस आए तो उस पर नजर रखे। हम दोनों घबरा कर हंसे, उस घटना को बुलाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उसके चेहरे में कोई बात थी। वो बेचैन, जुनूनी नजर मेरे दिमाग में एक चोट की तरह रह गई। दोपहर के करीब 3 बजे मैं अपने अगले क्लाइंट की तैयारी करते हुए वेटिंग रूम में गया। तभी मैंने उसे फिर से देखा। वो मशीनों के बीच ऐसे घूम रही थी जैसे कुछ ढूंढ रही हो या किसी को। वो दूसरे ट्रेनर जेसन के पास गई, जबरदस्ती मुस्कुराते हुए, और उसने उससे कहा, हाँ उसने उससे बड़े प्यार से पूछा, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? वो और करीब आए। क्या तुम अकेले रहते हो? मैं उनकी तरफ बढ़ा। मेरा पेट कस गया। जेसन ने मुझे हैरानी से देखा। रेचल ने मेरी तरफ देखा और उसका पूरा चेहरा एक डरावनी बच्चों जैसी एक्साइटमेंट में चमक उठा। तुम यहीं पर हो? उसने फुसफुसाया। रेचल, मैंने धीरे से कहा, मैं जल्द ही एक क्लाइंट के साथ बिजी होने वाला हूं। तुम हमारे मैनेजर से बात कर सकती हो अगर। लेकिन वो सुनना नहीं चाहती थी। वो मुड़ी और एक रैंडम मेंबर के पास गई जो शोल्डर प्रेस कर रहा था। तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। क्या तुम सिंगल हो? क्या तुम अपने मॉम के करीब हो? वो पीछे हट गया, अपने चेहरे से पसीना पोंछते हुए जैसे वो छूत की बीमारी हो। उसी समय 2 स्टाफ मेंबर उसकी तरफ बढ़े। हम पहले से ही तय कर चुके थे कि उसे बाहर निकालना होगा, नरमी से लेकिन सख्ती से। मुझे कसम से उसने हमारे पहुंचने से पहले ही इसे भांप लिया था। उसने कमरे में चारों ओर देखा। उसकी सांसें तेज हो गई। हुडी के नीचे उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। फिर बिना कोई मौका गवाए वो लड़कों के लॉकर रूम में दौड़ गई। वो इतनी तेजी से दरवाजे से अंदर घुसी कि वो दीवार से टकरा गई। डेरन! वो चिल्लाई। उसकी आवाज टाइल्स से टकराकर गूंज रही थी। मेरे अंदर एड्रेनलिन दौड़ गया। मैं सिक्योरिटी के पीछे भागा। आधे अधूरे कपड़े पहने हैरान लड़कों से भरे कमरे में घुस गया। कुछ चिल्लाए, कुछ ने तौलिए से खुद को ढका। एक आदमी बेंच से फिसल गया और भागने की कोशिश करने लगा। डेरन! वो फिर से चिल्लाई। आवाज उसकी कांप रही थी। तुम कहां पर हो? डेरन! वो शॉवर के पर्दे फाड़ रही थी, लॉकर के पीछे देख रही थी, रास्ते में आने वाले किसी भी इंसान को धक्का दे रही थी। मुझे घबराहट हो रही थी। वो कुछ ढूंढ नहीं रही थी, वो मुझे ढूंढ रही थी। सिक्योरिटी ने उसे सिंक के पास घेर लिया। उसने मेरा नाम चिल्लाना बंद नहीं किया जब तक कि उन्होंने जबरदस्ती उसके हाथ नहीं नीचे कर दिए। मुझे उसे देखने दो, वो चिल्लाई। वो बिल्कुल उसकी जैसे दिखता है, मुझे उसे देखना ही होगा। उसका हुड पीछे गिर गया। वो पहली बार था जब मैंने उसका चेहरा साफ देखा। वो गुस्से में नहीं थी, वो बेहाल नहीं थी। उसके अंदर एक खालीपन था, जैसे वो अपने ही दिमाग में नहीं थी।
सिक्योरिटी उसे हॉलवे तक ले गई जहां वो एक फंसे हुए जानवर की तरह लड़ी, खरोंच रही थी, मुड़ रही थी, इतनी जोर से रो रही थी कि आवाज गूंज रही थी। तभी हमारे गार्ड ने उसकी हुडी की जेब में हाथ डाला और बॉक्स कटर निकाला। मेरा सीना घबराहट के मारे फटने जैसा हो गया था। फिर उसने एक दूसरी चीज निकाली, छिपी हुई तस्वीरों का एक बंडल। उसने बिना कुछ कहे उन्हें मुझे दे दिया। पहली तस्वीर देखकर मेरी रूह कांप गई। करीब 28-29 साल की उम्र का एक आदमी, एथलेटिक, चौड़ा जबड़ा, वैसा ही हेयर कट। लेकिन जिस बात से मुझे लगा कि मेरे आसपास की हर चीज ढह रही है, वो लगभग बिल्कुल मेरे जैसा दिखता था। पूरी तरह से नहीं, लेकिन इतना करीब कि हर कोई फर्क नहीं बता पाता। फोटो के पीछे कांपते हाथों से कुछ लिखा हुआ था, वो मुझे छोड़कर चला गया, वो फिर से नहीं जा सकता। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं तब तक फोटो को देखता रहा जब तक मेरी नजर धुंधली नहीं हो गई। कुछ मिनट बाद पुलिस आ गई। रेचल ने उनसे लड़ाई नहीं की, वो बस पूरी तरह से ढीली पड़ गई, जैसे किसी ने उसे अनप्लग कर दिया। उन्होंने उसे हथकड़ी लगाई, उसके राइट्स बताए और उसे साइड के दरवाजे से बाहर ले गए। इससे पहले कि वो क्रूजर का दरवाजा बंद करते, उसने खिड़की से मेरी तरफ देखा। उसके होंठ मुस्कान में बुड़ गए। गुस्सा नहीं, उदासी नहीं, बस खुशी, जैसे उसे वो मिल गया हो जिसके लिए वो आई थी। आज भी महीनों बाद मैं अपना फोन तकिए के नीचे रखकर सोता हूँ। मैं अपनी कार को अनलॉक करने से पहले 2 बार उसके पीछे देखता हूँ। मैंने अपार्टमेंट बदल लिया है और कुछ रातों को मुझे अब भी उसके लॉकर रूम में गूंजने वाली आवाज के सपने आते हैं। मैंने हजारों क्लाइंट्स को ट्रेन किया है, लेकिन मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा जो फिटनेस नहीं ढूंढ रही थी, वो अपने पिछले प्यार को ढूंढ रही थी और उसे लगा कि मैं उसकी जगह ले सकता हूं। मैं रोज 9 से 5 की नौकरी करती हूँ, लेकिन लंच ब्रेक में जिम ही वो जगह है जहाँ मुझे पूरा कंट्रोल महसूस होता है। वहाँ आमतौर पर शांति रहती है, बस कुछ लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। मुझे हमेशा से ऐसा ही पसंद है। उस दिन मैं वेट रूम में गई, अपने बाल बांधे, अपने पानी की बोतल स्क्वाट रैक के पास रखी और अपना वार्म अप शुरू किया। मैं म्यूजिक भी नहीं सुन रही थी, बस शांति का मजा ले रही थी। मैंने अपने दूसरे सेट के लिए बार पर वेट लगाया था। तभी अचानक मुझे अपने पीछे से एक आवाज सुनाई दी, ए, तुम्हें स्पॉटिंग चाहिए? मैं मुड़ी और एक ऐसे आदमी को देखा जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वो शायद 35 के करीब होगा। उसे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था, जैसे वो घंटों से वेट उठा रहा हो। नहीं थैंक यू। पक्का ना? तुम्हें अकेले वेट नहीं उठाना चाहिए। मैं जबरदस्ती मुस्कुराई। सच में मैं ठीक हूँ। वो वहां से नहीं गया, इसके बजाय वो मेरे चारों ओर घूमने लगा। अपने हाथ कमर पर रखकर मेरी बॉडी को ऐसा देख रहा था जैसे वो किसी अपनी चीज का इंस्पेक्शन कर रहा हो। मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया, ये सोचकर कि शायद वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, लेकिन फिर वो ठीक मेरे पीछे खड़ा हो गया। ठीक है, आगे बढ़ो। मैं जम गई। मैंने कहा ना मैं ठीक हूं। वो हिला नहीं, उसकी सांसें लगभग मेरी गर्दन पर पड़ रही थी। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। मैंने बार नीचे रखा और पीछे हट गई। उसका चेहरा फौरन गुस्से में बदल गया, जैसे मैंने उसे पर्सनली बेइज्जत किया हो। तुमने क्यों रोका? मैंने तुमसे स्पॉटिंग के लिए नहीं कहा था। उसने बारबेल को इतनी जोर से रैक पर पटका कि वो हिल गया। तुम अजीब क्यों बिहेव कर रही हो? मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। अचानक हुए इस गुस्से से मेरे सीने में डर बैठ गया। मैंने अपने पानी की बोतल पकड़ी और केबल मशीनों की तरफ चली गई, ऐसे दिखावा करते हुए जैसे मैंने उसे सुना ही नहीं। लेकिन वो मेरे पीछे आया। मैं जो भी कदम उठाती वो भी उठाता, ज्यादा जोर से, ज्यादा तेजी से। तुमने मेरा टाइम खराब किया है, तुम लड़कियों को यही करना पसंद है। मैंने उसे नजरअंदाज किया और केबल की ऊंचाई एडजस्ट करने लगी। वो चिल्लाया, मुझसे दूर मत जाओ। मैं चौंक गई। उसकी आवाज जिम में किसी आशिक की तरह गूंजी, जिससे सबने मुड़कर देखा। ट्रेडमिल पर एक लड़के ने अपनी रनिंग रोक दी और हमें देखने लगा। स्ट्रेचिंग कर रही 2 लड़कियों ने एक दूसरे को देखा। मैंने अपनी आवाज को नॉर्मल रखने की कोशिश की। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। वो मुस्कुराया, कोई फ्रेंडली स्माइल नहीं, एक मजाकिया तौर पर दी गई अजीब सी मुस्कान। तुमने मेरी जगह ले ली और अब तुम विक्टिम बनने का नाटक कर रही हो। मैंने कभी कुछ भी नहीं किया, तुम साफ साफ मुझे बहका रही हो। उस आदमी को ऐसा घटिया बर्ताव करते देखकर मैं हैरान था। मुझे उसकी बकवास और नहीं सुननी थी। मैं सीधे फ्रंट डेस्क की तरफ गई, जहां जिम अटेंडेंट आमतौर पर बैठता है। लेकिन इससे पहले कि मैं वहां पहुंच पाती, वो मेरे सामने आ गया और मेरा रास्ता रोक दिया। हटो। नहीं, उसने बड़बड़ाया, जब तक तुम माफी नहीं मांगती। किस चीज की? मेरा टाइम बर्बाद करने के लिए, मुझे बेवकूफ बनाने के लिए। मैंने उसके दूसरी तरफ से जाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ा। दर्द मेरे कंधे तक पहुंच गया और अब मैं शांत नहीं रह पाई। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा।
वो वहीं खड़ा रहा बिना किसी हाव भाव के। उसका गाल लाल हो गया था, आंखें बहुत बड़ी हो गई थी। फिर उसकी उंगलियां मेरी त्वचा में धंस गई और अचानक उसकी आवाज बदल गई, एक धीमी गुर्राहट, और उसने कहा, तुम पर मेरा एहसान है, वेट्स के पास वापस आओ। मुझ पर तुम्हारा कोई एहसान नहीं है। मुझ पर अपनी आवाज ऊंची मत करो, उसने कहा अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए। मैंने अपना हाथ खींचा लेकिन उसने और कसकर पकड़ा। मेरे अंदर घबराहट दौड़ गई और मुझे अपनी आंखों के पीछे आंसू चुभते हुए महसूस हुए। मुझे इससे नफरत है, डर में रोना। इससे उस जैसे लोग को और बढ़ावा मिलता है। पास में एक लड़का शायद 20 साल का आगे बढ़ा और उसने इस आदमी को मुझे अकेला छोड़ने के लिए कहा। वो आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। इस आदमी ने उसे धक्का दिया। वो जवान लड़का पीछे की ओर लड़खड़ा कर एक वेट रैक से टकरा गया। मैंने फिर से दूर हटने की कोशिश की लेकिन इसने मेरा हाथ मरोड़ना शुरू कर दिया। उस समय मुझे अपनी हड्डियों के टूटने की हल्की आवाज भी सुनाई दी। रुको, मदद करो, कोई मेरी मदद करो, फोन करो। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाते सिक्योरिटी वाले डबल दरवाजे से अंदर आए, 2 बड़े गार्ड्स गुस्से वाले चेहरों के साथ। और मुझे अचानक याद आया कि जिम में सिक्योरिटी कैमरेस हैं। वो आदमी पहले तो हिला नहीं, फिर उसने धीरे धीरे अपना सर उठाया जैसे उसे किसी काम के बीच में परेशान किया गया। उसकी पकड़ थोड़ी ढीली हुई, इतनी कि मैं खुद को छुड़ाकर गार्ड्स के पीछे भाग सकूं। उन्होंने उसे पकड़ा। उसके हाथ पकड़कर वो उस जंगली जानवर की तरह भड़क उठा, थूक रहा था, लात मार रहा था, एक साथ चिल्ला रहा था और कुछ ना कुछ बड़बड़ाए जा रहा था। इसने मुझे थप्पड़ मारा, यही मुझे परेशान कर रही थी। गार्ड चिल्लाया उसे जमीन पर गिराने की कोशिश करते हुए, लेकिन वो बस चिल्लाता रहा और हाथ पैर मारता रहा। उसे काबू करने में 2 गार्ड्स और एक लड़के को, जिसे उसने पहले धक्का दिया था, तब तक लगा जब तक कि उसे आखिरकार काबू नहीं कर लिया गया। फ्रंट डेस्क अटेंडेंट ने तुरंत पुलिस को फोन किया और मैं वहां कांपते हुए खड़ी थी, अपने चोट लगे हाथ को पकड़े हुए, अपनी सांसों को तेज तेज आने से रोकने की कोशिश कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने अभी अभी डर के मारे मैराथन दौड़ लगाई हो। जब पुलिस आई तो वो आदमी 1 सेकंड के लिए भी चुप नहीं हुआ। ये बकवास है, मैं उसकी मदद कर रहा था, यही मुझे इनाम मिला। अफसरों ने उसे हथकड़ी पहनाई और सवाल पूछना शुरू किया। उनमें से एक मेरे पास धीरे से आया। मैम, क्या इसने आपको पहले भी परेशान किया है? नहीं, मैंने कहा मुश्किल से निकलते हुए। मैंने इसे आज तक कभी नहीं देखा है। अफसर का चेहरा गंभीर हो गया। ठीक है, ये पहली औरत नहीं है जिसके साथ इसने ऐसा किया है। मैंने पलकें झपकाई। उसे जिले के 2 और जिम से बैन किया जा चुका है। वही बर्ताव, महिला सदस्यों के साथ बदतमीजी, हर बार ये बढ़ता ही जा रहा था। जब उन्होंने आखिरकार उसे बाहर निकाला तो उसने सीधे मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो नॉर्मल गुस्से जैसा नहीं लग रहा था। ऑफिसर उसे खींच कर ले गया और उनके पीछे दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद मैं अपनी डेस्क पर वापस नहीं गई। मैं लॉकर रूम में भी वापस नहीं गई। मैं सीधे अपनी कार के पास गई और स्टीयरिंग व्हील पर कांपते हाथों से अंदर बैठ गई। जब तक मैंने घंटों बाद अपने अपार्टमेंट का दरवाजा अंदर से लॉक नहीं कर लिया, तब तक मुझे सुरक्षित महसूस नहीं हुआ। उस रात मैं बिस्तर पर लेटी थी। हर बार जब मैं अपनी आंखें बंद करती तो मुझे उसका चेहरा अपने चेहरे से कुछ इंच की दूरी पर दिखाई देता। कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो आपको सिर्फ डराते नहीं, वो आपको बदल देते हैं। ये उन्हीं में से एक था। मैंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा नाइट शिफ्ट में काम किया है, वेयरहाउस, मॉल, एक बार बस डिपो में भी, लेकिन किसी भी चीज ने मुझे इतना परेशान नहीं किया जितना खाली जिम करते हैं। उस सन्नाटे में कुछ तो था, एकदम खामोशी, जिस तरह हर मशीन एक सोए हुए दानव की तरह पड़ी थी, जैसे जागने का इंतजार कर रही हो। ये जगह और भी खराब थी। हमारा जिम पूरी तरह से रेनोवेशन के लिए बंद कर दिया गया था। फर्श उखाड़ दिया गया था, शीशे हटा दिए गए थे, छत आधी खुली थी और तार बेलों की तरह लटक रही थी। आधी ट्रेडमिल धुंधली प्लास्टिक के चादरों में लिपटी हुई थी जो जब भी एसी चलता था तो सरसराहट करती थी। उस रात मैंने 11 बजे ड्यूटी शुरू की। अपने राउंड लगाए, सभी दरवाजे चेक किए। सब कुछ वैसा ही था जैसा होना चाहिए था, जब तक सुबह 2:15 पर मुझे जोर की आवाज सुनाई नहीं दी। ये तेज मेटल की आवाज थी जो बिल्डिंग के दूसरे एंड पर बने पुराने लॉकर रूम से गूंज रही थी। मैं चलते चलते वहीं जम गया। रेनोवेशन करने वाले अक्सर औजार अंदर ही छोड़ देते हैं, इसलिए मैंने खुद से कहा कि कुछ गिर गया होगा, शायद कोई सीढ़ी या किसी ने स्टोरेज कैबिनेट ठीक से बंद नहीं किया होगा। फिर भी उस आवाज से मुझे कुछ अजीब लगा। ये खड़खड़ाहट नहीं थी, ये जोर की आवाज थी, जैसे किसी ने दरवाजे को अंदर से मारा हो। मैंने अपनी टॉर्च पकड़ी, खुद को शांत करने के लिए गला साफ किया और लॉकर रूम की तरफ मैं बढ़ गया। हॉल में मेरी टॉर्च की रोशनी के अलावा बिल्कुल अंधेरा था और हर कदम रेनोवेशन की खामोशी को और बढ़ा रहा था। ऊपर प्लास्टिक की चादरों की सरसराहट, अधूरी लाइट फिक्सचर की हल्की गुनगुनाहट। जब मैं लॉकर रूम पहुंचा तो दरवाजा थोड़ा खुला था। मैंने टॉर्च से उसे थोड़ा और खोला और अंदर कदम रखा।
जैसे ही रोशनी लॉकरों की पहली लाइन पर पड़ी, मेरे पेट में कुछ अजीब सा हुआ। वहां मेटल के 3 लॉकर थे जिनके दरवाजों पर खून के निशान थे। 4 लंबी धारियां, जैसे किसी ने अपना हाथ नीचे की तरफ खींचा हो। एक पल के लिए मैं बस वहीं खड़ा रहा। मेरी सांसें ठंडी पड़ गई थी। जरूर कोई अंदर घुस गया होगा, मैंने खुद से कहा। हालांकि यह बात समझ में नहीं आ रही थी। किसी भी दरवाजे पर अंदर घुसने का कोई निशान नहीं था, और कोई बदमाश सामान चुराने के बजाय बिल्डिंग के अंदर खून क्यों फैलाएगा? मैंने अपना रेडियो उठाया। मेंटेनेंस, सुनो, लॉकर रूम में कुछ तो अजीब है। स्टैटिक। मैंने बटन फिर से दबाया। मेंटेनेंस, तुम वहां पर हो? सिर्फ एक तेज भिनभिनाने जैसी आवाज। तभी मैंने उसे सुना, एक गीली बुलबुले वाली खांसी। ये टूटे हुए शॉवर एरिया से गूंजी। जिम का वो हिस्सा जिसे कॉन्ट्रैक्टरों ने उस हफ्ते की शुरुआत में तोड़ दिया था। वहां की दीवारें सिर्फ फ्रेम तक रह गई थी। टाइलें टूटी हुई थी और टूटी हड्डियों की तरह फर्श पर बिखरी पड़ी थी। खांसी की आवाज फिर से आई, इस बार थोड़ी धीमी, दर्द भरी। अपनी हर इंस्टिंक्ट के खिलाफ मैं उसके पीछे गया। सबसे पहले मुझे बदबू आई, मेटालिक, गर्म, साफ तौर पर खून की। जब मैं टाइल के टुकड़ों पर से गुजरा तो मेरे हाथ में टॉर्च कांप रही थी। मेरे बूट्स के चारों ओर ड्राई वॉल की धूल उड़ रही थी। फिर मेरा पैर किसी नरम चीज से टकराया। मैंने नीचे देखा तो टूटी टाइलों के बीच एक कटा हुआ हाथ पड़ा था। उंगलियां थोड़ी अंदर की ओर मुड़ी हुई थी, जैसे वो कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। अभी भी ताज़ा था, त्वचा का रंग अभी भी नॉर्मल था, अकड़ा हुआ नहीं था। मुझे उल्टी जैसा महसूस हुआ और मैं लड़खड़ाकर पीछे हट गया। मेरा पेट गले तक आ गया। इससे पहले कि मैं सांस भी ले पाता, आधी टूटी शॉवर की दीवार के पीछे से एक आवाज आई, तुमने मुझे डरा दिया। मैंने टॉर्च इतनी तेजी से ऊपर की कि वो लगभग मेरे हाथ से छूट ही गई। एक आदमी सामने आया। वो नंगे पैर था, बिना शर्ट के था और ड्राईवॉल की धूल से सना हुआ था, जैसे वो दीवारों के अंदर रेंग रहा। उसका चेहरा लाल रंग से सना हुआ था। उसके मुंह के चारों ओर, माथे पर, गर्दन पर धारियां थी, जैसे उसने खूनी हाथों से अपना चेहरा पोंछा हो। लेकिन सबसे बुरी बात उसकी मुस्कान थी। उसने अपना सर झुकाया, जिससे एक जोर से आवाज हुई, क्या तुम्हें पता है, आज रात कंस्ट्रक्शन खत्म होने पर उन्होंने मुझे यहीं बंद कर दिया था। जब मैंने टॉर्च और ऊपर उठाई तो वो कांप रहा था। उसके दाहिने हाथ में एक जंग लगी टाइल कटर आ रही थी, वैसे जिसमें सिरेमिक को काटने के लिए नुकीले दांत होते हैं। उसके दांत किसी चीज से भरे हुए थे, बाल और मांस। हे भगवान, मैंने सांस ली। तुम इसे देख रहे हो? उसने एक ट्रॉफी की तरह उस औजार को उठाते हुए पूछा। ये बहुत अच्छा काम करता है, नए वालों से बेहतर। इसके दांत बस है। उसने एक उंगली किनारे पर फहराई। वो बस तुम्हें पकड़ लेते हैं। फिर वो मुझ पर झपटा। मैंने सोचा नहीं, मैंने सांस नहीं ली। मैं बस मुड़ा और भागा। कमरा अफरा तफरी में बदल गया। मेरे बूट्स के नीचे टाइलें टूट रही थी। जब मैं प्लास्टिक की चादरों को धकेल कर आगे बढ़ा तो वो फड़फड़ा रही थी। मेरे पीछे मुझे उसके हंसने की आवाज़ सुनाई दी, एक अजीब जानवरों जैसी हंसी। जिसके बाद उसने हाथ में आरी लेकर भागना शुरू किया। तब मेटल के टाइल से रगड़ने की तेज आवाज़ आई। वो बहुत ही तेज था, जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा तेज। वापस आओ, वो चिल्लाया। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मैं इमरजेंसी एग्जिट की तरफ भागा। मेरे फेफड़े जल रहे थे, मेरे पैर कांप रहे थे, लेकिन एड्रेनलिन ने मुझे आगे धकेला। मैंने अपना कंधा दरवाजे पर मारा। ठंडी रात की हवा में लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला और उसे बाहर से जोर से बंद कर दिया। वो दरवाजे से टकराया, मेटल हिल गया। मैं पीछे हटा, इतना ज्यादा कांप रहा था कि लगभग गिर ही गया था। दूर नीली बत्तियां चमक रही थी। शोर सुनकर किसी दूसरे गार्ड ने जरूर पुलिस को बुलाया होगा। मैं अपने हाथ हिलाते हुए उनकी तरफ भागा। जब मैंने समझाने की कोशिश की तब मेरी आवाज़ कांप रही थी। जब तक पुलिस बिल्डिंग में पहुंची वो आदमी जा चुका था। उन्होंने उसे 1 घंटे बाद एक हेयर डक्ट के अंदर एक पागल जानवर की तरह दुबका हुआ पाया। उसने अपने हाथ में टाइल कटर आरी पकड़ी हुई थी, खुद से गुनगुना रहा था, और उसके बगल में इंसुलेशन के ढेर में छिपी हुई 2 और लाशें थी। 2 लोग जो 1 हफ्ते से ज्यादा टाइम से लापता थे। वो जिम में रह रहा था, खाना खा रहा था, इंतजार कर रहा था, देख रहा था। मैंने अगली सुबह नौकरी छोड़ दी। अपना लॉकर भी साफ नहीं किया, अपनी आखिरी सैलरी भी नहीं मांगी। मैं बस बाहर निकल गया और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लोगों को लगता है कि नाइट शिफ्ट शांत होती है, लेकिन जब आप परछाइयों, वेंट और टूटी फूटी जगहों वाली आधी अधूरी बिल्डिंग में अकेले होते हैं तो आप सच में कभी अकेले नहीं होते हैं। कुछ चीज़ें अंधेरे में रेंगती हैं, कुछ चीज़ें मजदूरों के जाने के बाद पीछे रह जाती हैं, और कुछ चीज़ें मेरे जैसे किसी का इंतजार कर रही होती हैं कि वो कोई आवाज़ सुने और सीधे उनके पास चला जाए।